करीब 55 साल की एक महिला की गोद में लगभग 4.5 साल की एक बच्ची होती है और उसी बच्ची की सगी बहन जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास होती है। वो महिला उस गांव से निकलती है, गांव से निकल के पैदल पैदल जा रही थी। इसी बीच में उन बच्चियों के जो सगे ताऊ होता है वो आता है, रास्ता रोक लेता है और रास्ता रोकते हुए कहता है कि मौसी, तुम इन बच्चियों को लेकर कहाँ जा रही हो? मौसी कहती है कि मैं इन्हें अपने गाँव लेके जा रही हूँ, वहीं रखूंगी, वहीं परवरिश करूंगी। सगा ताऊ कहता है कि हमारे रहते हुए तुम इन्हें कैसे लेके जा सकते हो? ऐसा मत करो, पूरे गांव के लोग हमारी बदनामी करेंगे, क्या सोचेंगे कि हम लोग इन बच्चियों को भी नहीं पाल सकते हैं। दरअसल बच्चियों की जो माँ थी करीब करीब 4 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी और जो बाप था उसको नशे की आदत थी। इस वजह से वो 22-23 दिन से लापता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उन बच्चियों के बाप की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद जंगल में उसकी लाश को दफना दिया गया है। सगे ताऊ ने हिम्मत जुटाते हुए इन बच्चों को छीना और छीनने के बाद अपने साथ लेके चले जाता है। अब महिला भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं। ये बात आगे चली जाती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था अगर काश उन बच्चियों को ना छीना जाता, उन बच्चियों को लेकर ना जाया जाता, तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता। क्योंकि इनके बाप के कातिल को पुलिस ने यूं ही थोड़ी सी मेहनत की और मेहनत करने के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। जब घटनाक्रम का खुलासा किया जाता है और उस कत्ल के पीछे की वजह बताई जाती है तो लोगों को जानकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि समाज में कैसे कैसे प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार इस समाज में हो क्या रहा है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में एक थाना लगता है बहसुमा, और बहसुमा थाना क्षेत्र में एक गांव लगता है महमूदपुर सिखेड़ा। यहाँ का रहने वाला एक किसान होता है। किसान के 3 बेटे होते हैं। जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो भी किसान है और जो सबसे छोटा बेटा है वो भी किसान है। लेकिन मझला जो बेटा है वो फौज में है, उसकी एसएसबी में नौकरी है और वो श्रीनगर में उसकी तैनाती होती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। साल 2005 की बात है। किसान का रोड पर एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट के बाद उसकी मौत हो जाती है। कुछ दिन के बाद उस किसान की पत्नी की भी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। जो सबसे बड़ा वाला बेटा होता है और सबसे छोटा बेटा होता है, उन दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी। यानी कि सगे 2 भाइयों की शादी सगी 2 बहनों से शादी होती है। सबसे बड़े वाले बेटे के जो 2 बेटे होते हैं और एक बेटी पैदा हो जाती है, और जो सबसे छोटा वाला बेटा होता है उसको सिर्फ 2 बेटियां ही होती हैं। अचानक ही 2022 की बात है। जो छोटा वाला बेटा होता है उसकी पत्नी जिसका नाम राखी होता है, राखी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद जो बच्चियां थीं उस वक्त छोटी थीं। एक 6 महीने के आसपास की होती है और एक लगभग 3 साल के आसपास की होती है। इन बच्चियों की परवरिश कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, परिवार के लोग इसी तरह के लेकर चिंता में थे। लेकिन एक दिन उस घर के अंदर इस जो किसान के जो साली होती है जिसका नाम जयवीरी होता है, वो जयवीरी आती है और जयवीरी आने के बाद उन बच्चियों की परवरिश करने के लिए जुट जाती है। वो कहती है सबसे छोटे वाले बेटे से, किसान से, जिसका नाम अंकुर होता है, कि बेटा अंकुर, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, तो मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ और तुम्हारी दोनों बेटियों को, यानी कि एक का नाम आरोही होता है और दूसरे का नाम बिट्टो होता है, उन दोनों की मैं ही परवरिश कर लूँगी। ऐसे करते करते ये वक्त आगे बढ़ रहा था और वक्त आगे बढ़ने के साथ ये तारीख आ जाती है 5 मई 2026। जो किसान होता है जिसका नाम अंकुर है, अंकुर सीधा खेत की तरफ चला जाता है और खेत की तरफ जाने के बाद फिर वापस लौट कर नहीं आता। अब यहाँ मौसी जो जयवीरी होती है बहुत ज़्यादा परेशान थी। सीधा पहुँच जाती है अपने भांजे, इनके बड़े वाले किसान के पास, जाकर कहती है कि भैया, तेरा जो भैया है ना वो कई दिन से दिखाई नहीं दे रहा है, घर भी नहीं आ रहा है, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ, घर पर कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, सामान हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बीच में फौजी भी घर पर छुट्टी मनाने के लिए आया हुआ था और जो मौसी होती है वो जयबीरी, वो फौजी के पास भी जाती है और सबसे बड़े वाले जो बेटा है उसके पास भी जाती है और दोनों से जाकर बारी बारी से पूछती है कि जो तुम्हारा भाई है छोटा वाला, वो दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में कुछ तो पता करो, कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसी कंडीशन में वक्त आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे करते करते लगभग 23 दिन बीत जाते हैं। उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता है और तारीख आ जाती है 27 मई 2026। जयबेरी उन दोनों बच्चियों को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। जो उसका घर होता है पटावली गांव में होता है। जब जा रही तो रास्ते में ही उसका जो भांजा आता है जिसका नाम कपिल है, उस किसान का बड़ा बेटा, वो आता है, रास्ता रोक लेता है। रास्ता रोकते हुए कहता है कि मौसी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, इन दोनों बच्चियों को लेकर यहाँ से कैसे जा सकती हो, हम हैं इसकी परवरिश करने के लिए। वैसे भी जो मेरी पत्नी है वो इसकी सगी मौसी है, वो अपना आप खुद संभाल लेगी, तुम क्यों परेशान होती हो। जब इस तरह की बात थी तो इन बच्चियों को लेकर वो इस मौसी से छीन कर सीधा अपने घर चला जाता है। अब मौसी थी इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि करूँ तो क्या करूँ। जिसका नाम जयवीरी होता है सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि बहसू में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर एसएचओ से कहती है कि एसएचओ साहब, 2 बच्चियाँ हैं, एक छोटी है लगभग 4.5 साल के आसपास की है, उसकी जो बड़ी बहन है उसकी उम्र 7 साल के आसपास की है,
काफ़ी दिन से मैं ही उनकी परवरिश कर रही थी, लेकिन उसके बाप का कहीं अता पता है नहीं। माँ की लगभग 4 साल पहले मौत हो चुकी है। आप एक काम करो, इस मामले में कुछ कार्रवाई कर दो, देख लो, पता करो। जब ऐसी स्थिति आती है तो एसएचओ शायद इस मामले को उतनी गंभीरता से लेता नहीं है। एसएचओ उस महिला से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, मैं बात कर लूंगा। इस तरह की बात आती है, लेकिन महिला थी वो, उसे थोड़ी चिंता ज़्यादा हो रही थी। वो सीधे पहुंच जाती है जिले के एसएसपी के पास। एसएसपी जिनका नाम होता है अविनाश पांडे। अविनाश पांडे को अब तक की पूरी कहानी बताती है कि उसके जीजा के 3 बेटे होते हैं। एक बेटा फौजी है, जो सबसे बड़ा बेटा किसान है, सबसे छोटा बेटा वो भी किसान है। जो सबसे छोटा बेटा है किसान, वो गायब है, लापता है, उसकी पत्नी पहले ही मर चुकी है। आप साहब मदद कर दीजिए। एसएसपी मेरठ ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद तुरंत ही तत्काल बात की एसपीआर यानी कि एसपी देहात अभिजीत कुमार से। अभिजीत कुमार से कहा कि वैसुमा थाना क्षेत्र का जो गांव लगता है, वहां जाइए महमूदपुर सिखड़ा में, और जाने के बाद पता करिए कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। तभी अभिजीत कुमार जो एसपी देहात होते हैं, उन्होंने डीएसपी पंकज लवानिया से बातचीत की। पंकज लवानिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि हमें इस घटनाक्रम का खुलासा करना है, एसएसपी साहब का आदेश है। अब ये दोनों अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। एसएचओ को भी फटकार लगाई जाती है। फटकार लगाने के बाद कहते हैं कि अगर कोई बुजुर्ग महिला तुम्हारे पास आती है, तुमसे मदद मांगती है, तो तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो। वो कहते हैं साहब मैंने पता कर लिया है, लेकिन उसके बारे में अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आखिरकार उसके जो गायब हुआ व्यक्ति है, उसके सबसे बड़े वाले भाई जिसका नाम कपिल होता है, कपिल को पुलिस बुला लेती है। बुलाने के बाद उससे बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद उससे पूछती है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है 5 मई 2026 से लापता है, नाम क्या है उसका। तो कहते हैं कि उसका नाम सब अंकुर है। अंकुर लापता है, तो तुमने उसकी शिकायत क्यों नहीं की। बोले कहीं लापता कहीं नहीं है, बल्कि वो नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट है, वहां पर इसका इलाज चल रहा है। पुलिस वाले कह रहे हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर उसका इलाज चल रहा है तो एक काम करो, हम अपने दरोगा को तुम्हारे साथ भेजते हैं, जहां भी उसका एडमिशन है, जहां भी उसका इलाज चल रहा है, हम एक बार देखना चाहते हैं। लेकिन वो उस नशा मुक्ति केंद्र का नाम नहीं बता पाता है। जब उसका नशा मुक्ति केंद्र का नाम नहीं बता पाता है, तो पुलिस वालों ने उसको बिठाया, उसको चाय पिलाई, उसको पानी पिलाया। कुछ देर के बाद उसको फिर से बुलाते हैं, फिर से याद करो, याद करने के बाद बताओ कि वो कौन से नशा मुक्ति केंद्र में है। पुलिस ने करीब करीब 2 घंटे का समय लिया उससे पूछताछ करने में। जब वो इधर उधर की बातें बता रहा था, नई नई कहानी सुना रहा था, तो पुलिस ने उससे कपिल नाम के व्यक्ति को सख्ती से पूछताछ करने के बाद उसको रिमांड पर लिया। और रिमांड पर लेने के बाद उससे पूछा कि सही बताओ कि तुम्हारा छोटा भाई जिसका नाम अंकुर है, आखिरकार वो कहाँ पर है। जब पुलिस ने जब सख्ती से पूछा तो उसने वो बताना शुरू कर दिया। वो कहता है कि साहब 5 मई 2026 की बात है, उसका जो भाई था वो खेत पर सिंचाई करने के लिए गया हुआ था। वो यहाँ सीधा खेत पर पहुंचता है, वहाँ आसपास देखता है दूर दूर तक कोई नहीं था। इसी बीच में सिंचाई के दौरान ही उसने जो पानी बह रहा है, तो पानी को उसने थोड़ा सा गलत रास्ते में उसको काट देता है, यानी कि पानी जहाँ खेतों की तरफ जाना चाहिए था वहाँ ना जाकर अलग जाने लगता है। अपने भाई से कहता है कि भाई देख, पानी दूसरी दिशा में जा रहा है, इसको बंद कर दे। जैसे ही भाई उसमें लगा पानी को रोकने के लिए, उस बरहे में पानी को करने के लिए, इसी बीच में मौका देखता है। मौका देखते ही 315 का कट्टा निकालता है, तमंचा निकालता है। तमंचा निकालने के बाद अपने ही सगे छोटे भाई के सिर में गोली मार देता है। और जैसे सगे भाई के सिर में गोली लगती है तो वो वहाँ पड़ा पड़ा तड़पता रहता है। इसी बीच में इस बड़े भाई ने फावड़ा उठाया। फावड़ा उठाने के बाद एक के बाद एक उसके कई बार मारे। कई बार इसलिए मारे ताकि वो तड़प रहा था, इसलिए वो तड़पते तड़पते खत्म हो जाए, बंद हो जाए। इसी बीच में उसने जब वो तड़पना बंद कर देता है, अपने ही छोटे भाई की लाश, अंकुर की लाश को उठाता है। उठाने के बाद कपिल वहीं खेत में ही छुपा देता है। और छुपाने के बाद फावड़ा लेकर सीधा लगभग 2 किलोमीटर दूर वन क्षेत्र में चला जाता है। और वन क्षेत्र में जाने के बाद गड्ढा खोदता है, करीब करीब 5 फुट का। और 5 फुट का गड्ढा खोदने के बाद वापस अपने घर आ जाता है। आराम से खाना खाता है। खाना खाने के बाद सोता है। सोने के बाद फिर जब दिन निकलता है तब वो बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद सीधा कुछ रस्सी उस्सी लेके चला जाता है। रस्सी ले जाने के बाद सीधा वहीं पहुंचता है जहां उसने अपने छोटे भाई की हत्या करने के बाद लाश को छुपाया था। वहां देखता है जैसे लाश छिपाई गई थी ठीक वैसे ही रखी हुई थी। उस लाश को अपनी बाइक पे बांधता है। बाइक पे बांधने के बाद करीब करीब 2 किलोमीटर दूर जो उसने गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में जाकर उस लाश को दफना देता है। पुलिस वालों ने जैसे ही पूरी कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद सीधा उस गड्ढे के पास पहुंचते हैं जहां गड्ढा बना हुआ था। उस गड्ढे को खोदा जाता है। खोदने के बाद पता चलता है कि सचमुच लाश वहीं पर दबी हुई थी। वो सड़ी गली अवस्था में लाश निकाली जाती है। लाश निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। और जब पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है तो सवाल एक वहीं खड़ा हुआ था कि आखिरकार एक बड़े भाई ने अपने ही सगे छोटे भाई की हत्या क्यों की, इसके पीछे की क्या वजह थी। तो वजह बताई जाती है कि जो उसके पिताजी के नाम, जिसका नाम पिता होता है बाबूराम होता है, बाबूराम के नाम लगभग 60 बीघा जमीन थी। और 60 बीघा जमीन उनके 3 बेटों के 20-20 बीघा जमीन आनी थी। लेकिन
ये फौजी जो होता है, फौजी की और सबसे बड़े वाले की जो ज़मीन होती है, वो बड़ा वाला ही जोत बो रहा था, लेकिन सबसे छोटे वाले के हिस्से में कुल 9 बीघा ज़मीन दी जाती है। 9 बीघा ज़मीन देने के बाद उसी को कहा जाता है कि तुम इसे जो तो वो जो भी कुछ करना है वो करो। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, और पत्नी का देहांत होने की वजह से उसकी जो बच्चियाँ थीं छोटी-छोटी, उनकी परवरिश की ज़िम्मेदारी कौन लेगा, कौन नहीं लेगा, इस बात को भी थोड़ी परेशानी हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में वो उसके दिमाग में पूरी तरह से बिल्कुल ठीक-ठाक ही था कि जो दोनों बच्चियाँ हैं, उनके नाम तो ज़मीन हो नहीं सकती, बड़ी होंगी तो उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन बच्चियों को पालने में दिक्कत आ रही थी। तो मौसी ने एक फैसला लिया कि बागपत में एक लड़की है जो मैंने देख ली है, अगर अंकुर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, तो क्या मैं तुम्हारी उससे शादी करा दूँ? बात जब शादी की आती है तब ये बात पता चल जाती है बड़े भाई कपिल को। कपिल इस बात पर ऐतराज़ कर रहा था और 5 मई 2026 को वो खेत पर गया था ये समझाने के लिए, देख शादी मत करना, और शादी करेगा तो ठीक नहीं होगा। जब वह शादी की बात आती है तो अंकुर साफ-साफ कह देता है कि भैया रोटियों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दोनों बेटियों की परवरिश करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए शादी करना तो मेरी मजबूरी है। लेकिन शादी करने से बड़ा भाई इसलिए घबरा रहा था, शादी हो जाएगी और कहीं बेटा पैदा हो गया तो ये 9 बीघा जब ज़मीन जोत रहा है, बो रहा है, जो सारा काम कर रहा है, तो ये 9 बीघा ज़मीन हाथ से निकल जाएगी। इसलिए उस दिन भाई ने भाई की बात सुनी नहीं। वो पहले से तैयारी में था, तमंचा लेके जाता है, अपने भाई की 9 बीघा ज़मीन के लिए हत्या कर देता है। ये मौसी जब पुलिस के पास पहुंचती है तब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है। अब मौसी ने पुलिस को एक और बात बताई जो कि हैरान करने वाली थी, सोचने वाली थी। वो कहती है कि करीब 4 साल पहले उसकी जो पत्नी थी राखी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हो ना हो उसकी पत्नी की गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को फंदे पर लटका दिया गया था। हालांकि ये बात भी उठी थी कि कहीं ना कहीं इस मामले में बड़े वाले का हाथ रहा है, लेकिन पुलिस, घर वालों ने, परिवार वालों ने सोचा कि आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि जो राखी है और जो उस बड़े वाले की पत्नी पिंकी है वो दोनों सगी बहनें हैं, और 2 सगी बहनें 2 सगे भाइयों की ब्याही थी। तो जो इसके मायके वाले होते हैं राखी के, वो इसलिए भी घबरा जाते हैं कि एक परिवार तो पूरी तरह से बर्बाद हो ही चुका है। अगर हमने शिकायत जाकर थाने में की और मामले में FIR कराते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल होती तो ऐसा ना हो कि सचमुच में ही उसकी हत्या हुई हो, तो ऐसी स्थिति में पूरा घर ही पूरी तरह से बर्बाद ना हो जाए। एक पॉइंट तो उसने ये बताया था कि उसकी पत्नी की मौत नहीं बल्कि हो सकता है हत्या हुई हो, इसलिए इस मामले की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। दूसरा जो मौसी ने आरोप लगाया, जिस बीच में हत्याकांड हुआ है करीब करीब 1 महीने की छुट्टी पर फौजी भी आया हुआ था, लेकिन ऐसी स्थिति में फौजी से उसने कई बार कहा कि देख तेरा जो छोटा भाई है वो लापता है, गायब है, उसको ढूंढ ले, कहीं मदद कर ले, अपने भाई से पूछ कौन से नशा मुक्ति केंद्र में उसको एडमिट कराया, लेकिन उसने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। इस हत्याकांड का जब खुलासा होता है तो ठीक 4 दिन पहले वो अपनी ड्यूटी श्रीनगर में जा चुका था। पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर रही है। इस हत्याकांड में कौन कौन और शामिल है या नहीं है, या क्या अकेले ही भाई ने हत्याकांड को अंजाम दिया है, पुलिस हर एक पहलू की जांच पड़ताल करने के बाद चार्जशीट तैयार करेगी। चार्जशीट तैयार करने के बाद जो भी दोषी होगा उसे कोर्ट के माध्यम से सजा दिलाने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास किया जाएगा। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक सगे भाई ने अपने ही सगे छोटे भाई की 9 बीघा जमीन के लिए हत्या कर दी, और उस भाई की जो अपना घर बसाना चाहता था, नए सिरे से दोनों बेटियों की परवरिश के लिए शादी करना चाहता था, और जो मौसी दिन रात उनकी बच्चों की मदद कर रही थी, अगर मौसी से उस दिन बच्चे ना छीने जाते तो शायद इस घटनाक्रम का कभी खुलासा नहीं होता, क्योंकि उसकी लाश को दबे हुए एक ही जगह पर 23 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका था। दोस्तों, जाते जाते ये बस्ती के रहने वाले हैं वीरेंद्र सिंह, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शमशेर चंद हैं, सुनीता देवी हैं, कालू राम हैं, मोहम्मद राज अहमद हैं, पूजा चौहान हैं, किशन यादव हैं, जय प्रकाश पाल आरव हैं, आव्या हैं, सतीश पारिक हैं, चंदन सिंह, आयुषी मीनू हैं, अमृता कुमारी, अवधेश शर्मा, विष्णु मीना, अश्वनी कुमार, अलीम अहमद, उदय शंकर सिंह, जगतार सिंह, राहुल कुमार, पुष्पेंद्र चौधरी, अंसार अली, मनीष कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।